कूलाम का नियम क्या होगा, ध्यान से समझिए। एक एक बात ध्यान से समझनी है आपको। जैसे कूलाम्स लॉ बताने से पहले हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। किस पर? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते थे। क्या कहते थे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यानी सभी प्रकार के पिंडों के लिए ये क्या होता था? लागू होता था। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब हुआ कि कोई वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण अगर किसी दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगा रही है तो वो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है ना। और ये जो गुरुत्वाकर्षण होता है सदैव आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? सदैव आकर्षण बल होता है। ठीक है ना। सदैव ये आकर्षण बल होता है, ये सदैव आकर्षित ही करेंगे। ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को कभी प्रतिकर्षित नहीं करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल तब कार्य करता है जब दो वस्तुएं जिनके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो एक दूसरे के समीप रखी हो। ठीक। तो न्यूटन जी ने बताया था कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, दुनिया की कोई भी दो वस्तु हो, ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना। ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे वस्तुओं के द्रव्यमानों को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे इनके बीच क्या करेंगे, इनके द्रव्यमानों को कम करेंगे वैसे वैसे इनके बीच आकर्षण बल कम होने लगेगा। न्यूटन ने वास्तव में क्या किया था? कि पहले छोटी वस्तुओं को लिया फिर बड़ी वस्तुओं को लिया। ठीक है। और उनमें एनालिसिस किया, मतलब कि अधिक द्रव्यमान की वस्तु को फिर कम द्रव्यमान की वस्तुओं को एनालिसिस किए। देखे ये कि जो बड़ी वस्तुएं हैं, जो बड़ी मतलब अधिक द्रव्यमान की वस्तुएं हैं उनके बीच आकर्षण अत्यधिक लग रहा है और जो कम द्रव्यमान की वस्तुएं हैं उनके बीच आकर्षण क्या है? कम लग रहा है। तो उन्होंने इससे ये अनुमान लगाया कि लग रहा है कि किसी वस्तु के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है? इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है? समानुपाती है। यानी इनके द्रव्यमानों को बढ़ाने पर इनके बीच आकर्षण बल बढ़ेगा, इनके द्रव्यमानों को कम करने पर इनके बीच आकर्षण बल कम होगा। यही कारण भी है कि क्या है कि ज्वार भाटा पृथ्वी पर चला आता है, नदियों का जल ऊपर उठ जाता है क्योंकि नदियों के जलों का द्रव्यमान अधिक होगा। और हमारे ऊपर सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल काम नहीं कर पाता है, हम नहीं कभी ऊपर जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा द्रव्यमान है चंद्रमा और सूर्य के द्रव्यमानों की तुलना में क्या है? नगण्य है। ठीक है। और ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। दुनिया की कोई भी वस्तु हो सब पर लागू होगा, चाहे हम बैठे हो आप बैठे हो आपके बीच भी लागू होगा। ठीक है। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है। दूसरी बात ये कहता था कि क्या बोला इन्होंने? इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस स्टेटमेंट को इन्होंने केपलर के नियम से लिया था। केपलर के नियम से लिया था। केपलर का जो कक्षीय चाल वगैरह का जो नियम था उन नियमों से ये लिया गया था कि क्या है? F प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब क्या है कि जैसे जैसे इन पिंडों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे जैसे इन पिंडों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो इनके बीच आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ से इन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला था F प्रोपोर्शनल m1। इन दोनों इक्वेशन को अगर मिलाया जाए, m1 m2/r²। ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया कि F बराबर आया था, समानुपाती का चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट लगाते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि समानुपाती का चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। मतलब क्या है? कोई बताएगा कि समानुपाती का चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? कोई एनीवन? क्या? दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए। दोनों पक्षों को बराबर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये बराबर नहीं है इनका गुणनफल? ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है? ये बराबर नहीं है। देखिए समानुपाती का चिन्ह हम बताते हैं आपको, ध्यान से समझिए। समानुपाती का चिन्ह क्या है कि समानुपाती का चिन्ह बताता है कि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। सपोज हमने आपको ऐसे स्टेटमेंट करके बताया था कि मान लेते हैं कि इधर फोर्स है और इधर क्या है? m1 m2/r² की वैल्यू है। ठीक है। अगर क्या है कि अगर समानुपाती का अगर ये समानुपाती है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर m1 m2/r² की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगी। लेकिन ये नहीं कह रहा, यह नहीं कहा जा रहा आपसे कि जितना ये बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगी। अगर जितना बढ़ाते, जितना इसका मान बढ़ाते उतना ये बढ़ती तो दोनों आपस में क्या होते? बराबर होते। सारी बात समझ में? समानुपाती का चिन्ह बस इतना बताता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी बढ़ेगी। मतलब एक को 2 बढ़ा दिए, 2 यूनिट बढ़ा दिए, मान लेते एक को 2 यूनिट बढ़ा दिए तो दूसरी क्या हो जाए? 4 यूनिट बढ़ जाए। तो बढ़ने की क्रिया कहलाएगी ना। एक को 2 यूनिट बढ़ाएं, एक क्या हो गई? 4 यूनिट बढ़ गई, तो ये भी बढ़ने की क्रिया होती है। एक है समानुपाती का मतलब क्या है? यह जरूरी नहीं है कि वो राशियां बराबर मात्रा में ही बढ़े, वो बराबर भी बढ़ सकती हैं, अधिक भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ठीक है। कम भी बढ़ सकती हैं। तो समानुपाती का रेशियो ये कहता है कि एक राशियां बढ़ाने पर दूसरी राशियां बढ़ती हैं, लेकिन कितना बढ़ती है ये एक्सप्लेन समानुपाती नहीं करता है। मतलब थोड़ा सा भी बढ़ सकती हैं, ज्यादा भी बढ़ सकती हैं।
समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। उसका कारण यह क्या है कि ये दोनों तरफ की दी गई राशियां जो हैं बराबर हो जाए। और बराबर क्यों हो जाए? क्योंकि समानुपात ये नहीं प्रकट करता कि क्या है कि समान मात्रा में बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इनको समान मात्रा में करने के लिए हमने कांस्टेंट यहाँ पर जी लगाया, आर स्क्वायर यहाँ पर क्या लगाया, जी लगाया। और जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 1.67। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 पर -11। मात्रक कोई बताए? मात्रक जल्दी बोलिए। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किग्रा स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखेंगे इसका गुणा यहां हो जाएगा, ये नीचे चले जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो जी का मात्रक हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा 6.67 गुणे 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किग्रा स्क्वायर। बोलिए, ये हमारा न्यूटन का नियम था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम था। दुनिया के सभी पिंडों के लिए लागू होगा, ब्रह्मांड के सभी पिंडों के लिए लागू होगा। जिनके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा उन पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होगा। द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण कार्य करेगा उस आकर्षण को हम क्या बोल रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बोल रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सदैव आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? सदैव आकर्षण बल होता है। ये प्रारंभ के आपके टॉपिक्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड कूलाम जी ने अपना कुछ नियम दिया था। और किनके विषय में दिया था? तो यहाँ पर द्रव्यमान के लिए ये नियम लगे हुए थे और यही नियम है कूलाम का। जरा ध्यान से समझिएगा। कूलाम जी ने बताया कि कोई दो आवेश है, मान लेते हैं कि ये Q है, 1 आवेश है, एक पिंड है जिस पर Q1 आवेश है और दूसरा पिंड एक मान लेते हैं कि जिस पर क्या है? Q2 आवेश है। एक पर Q1 आवेश है और एक पर कितना आवेश है? Q2 आवेश है। इनके बीच इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा गया है? R दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर रखा गया है। ठीक है ना। तो जैसे कूलाम जी का जो नियम था, कूलाम जी ने वैद्युत बल के संदर्भ में नियम दिया था। और इन्होंने किसके संदर्भ में नियम दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में नियम दिया था। ठीक है, तो देखिए कूलाम जी का नियम क्या था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को हम वैद्युत बल कह सकते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को वैद्युत बल कह सकते हैं। तो कूलाम जी का जो नियम है वो किसके संदर्भ में है? वैद्युत बल के संदर्भ में है। वैद्युत बल के संदर्भ में है। ठीक है, कूलाम जी ने जो अपना नियम दिया था ये वैद्युत बल के लिए दिया था। और वैद्युत बल क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल होता है। और किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल कैसा बल होता है? तो यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सदैव आकर्षण बल होता था। ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। कूलाम जी ने जो नियम दिया था वो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संदर्भ में दिया था। इन बलों को हम वैद्युत बल कहते हैं। इन बलों को क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल हमारा आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये निर्भर करता है आवेश की प्रकृति पर। यदि समान आवेश होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर विपरीत आवेश होंगे यानी विजातीय आवेश होंगे तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए। ये देखिए हमारे पास दो आवेश है Q1 Q2 और दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है? कूलाम ने क्या कहा था? कूलाम ने यह कहा था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है या वैद्युत बल बोल सकते हैं आप, इसके जगह पे क्या बोल सकते हैं? वैद्युत बल। एक भाषा में बोलिए कि या तो आप बोलिए आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, या उसके जगह पर आप एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं वैद्युत बल। ठीक है ना। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जस्ट लाइक दैट क्या है? न्यूटन्स लॉ। एकदम जस्ट न्यूटन्स लॉ के जैसा ही है। जैसे न्यूटन जी ने अपना नियम दिया था द्रव्यमान के संदर्भ में, तो द्रव्यमान जो दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, तो इनके संदर्भ में उन्होंने नियम दिया था तो कहा था द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। यहाँ पर कूलाम जी ने जो अपना नियम दिया था उन्होंने क्या कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो उन दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेशों का परिमाण रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इससे समीकरण 1 बनेगा तथा इनके बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया गया। ठीक है, इसको क्या मान लिए हम? समीकरण नंबर 2 मान लिए। अगर समीकरण फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को आपस में हम मिला रहे हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जुड़ने पर तो इन दोनों समीकरणों को अगर ऐड करते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एफ बराबर क्या हो गया, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और आपको पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो एफ बराबर हमने लगा दिया कांस्टेंट के। अभी इस कांस्टेंट के बारे में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हमने लगा दिया के, और के बराबर हो गया Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतना हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। इतनी बताइए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए अगर क्या है, अगर यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है के, इस कांस्टेंट के की बात करें हम, तो कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी। किसी कांस्टेंट का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी राशियाँ दी गई हैं इनके मान को एकांक मान लेते हैं, और एकांक मान रख कर बल की हम गणना करते हैं कि बल कितना प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ऐसा कर लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। एकांक आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो इस नियतांक के बराबर होगा, उस नियतांक के बराबर होगा। आप कहेंगे कैसे सर, तो देखिए अगर मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि Q1 बराबर 1 कूलाम, ठीक है, और Q2 बराबर भी हम मान लेते हैं कि 1 कूलाम। मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखिए Q1 बराबर हमने क्या मान लिया, 1 कूलाम, और Q2 बराबर 1 कूलाम मान लिया, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, R बराबर 1 मीटर। दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, 1 मीटर मान लिया। तो अगर ये वैल्यू जो है एक कूलाम मतलब एकांक आवेश कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एकांक आवेश। दोनों को हम क्या कह सकते हैं, एकांक आवेश कह सकते हैं। दोनों एकांक आवेश ले लिए, इनके बीच की दूरी क्या ले लिए, 1 मीटर ले लिए। तो अगर इससे हम अगर इसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के, और क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी एफ बराबर के हो गया, ठीक है। तो इससे गणना की गई कि देखिए क्या बोला गया कि एकांक आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस वस्तु के बीच उत्पन्न वैद्युत बल को यदि इन दोनों आवेशों का मान एकांक हो और ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या होता है कि इस नियतांक के बराबर होगा। बोल देखा गया कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या है, 9 × 10⁹, ठीक है, 10⁹ के बराबर है। यानी क्या हो जाएगा, इस सेम वैसे ही मात्रक होंगे इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको इतने न्यूटन का बल काम कर रहा था, ऐसा समझिएगा, इतने न्यूटन का बल काम कर रहा था, और ये किसके बराबर थे, के बराबर थे, ठीक है ना। इनके बीच इतना बल कार्य कर रहा था, तो बताइए इतना बल कार्य कर रहा था, तो बताइए ये के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई, 9 × 10⁹, इसका मात्रक हो जाएगा। के का मात्रक निकालेंगे यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर होगा और ये नीचे चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो के की जो वैल्यू है इतने के बराबर आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, बटे कूलाम का स्क्वायर। कूलाम ऐसे रख देते हैं, सी से रख रहे हैं हम, याद रहे। किताब में अगर कहीं क्यू से रखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम कूलाम के लिए सी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अगर संधारित्र पढ़ेंगे तो सी का उपयोग करेंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी धारिता क्या होती है, उतने के ही बराबर होती है। सी से धारिता को प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात आप समझिएगा। क्या बोले हम, पूरी कहानी एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अभी और भी बातें पता चलेंगी आपको, लेकिन पूरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कूलाम का नियम जो है वैद्युत बल के संदर्भ में है। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, और फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे, उन्होंने क्या है कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के संदर्भ में उन्होंने कुछ कथन कहा था। कूलाम के नियम को एक्सप्लेन करें तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल क्या है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल
बल के क्या होता है, समानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ा गया तो F बराबर क्या आया, क्या आया, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट के वैल्यू की गणना कैसे की गई, तो कांस्टेंट के वैल्यू की गणना ऐसे की गई कि दोनों आवेशों को क्या कर लिया गया, एकांक मान लिया गया, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर ले लिया गया। तो इससे हम कह सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो एकांक आवेश, एकांक क्या है, एकांक आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, नियतांक के बराबर होता है। और यहाँ पर देखा ये गया कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो 9 × 10⁹ के बराबर है। तो अर्थात यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। इनकी गणना अभी हम कर लेंगे, सबके मात्रकों की गणना कर लेंगे कि K की वैल्यू इतने के बराबर है। यानी अब हम कह सकते हैं अपने बल को, मैं इस गुरुत्वाकर्षण नियम को मिटाता हूँ, इसके बारे में चर्चा पहले से कर चुके हैं आप। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर F की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, F की मैं बात करूँ, तो F बराबर, अब इसके अकॉर्डिंग K की वैल्यू जब हमको ज्ञात हो गई तो F की बात करूँ तो F बराबर हम K के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F बराबर आपका आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतने के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर 9 × 10⁹ जो है, 9 × 10⁹ की बात करें तो 9 × 10⁹ जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अभी बताएंगे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो गया, 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ से फार्मूला हम लिख सकते हैं F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और ये तब सत्य है, ये जब तब सत्य है जब ये क्या हो, दोनों आवेश ये तब सत्य है जब दोनों आवेश कहाँ हो, दोनों आवेश वायु में रखे हों, वायु या निर्वात में हों, दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो। ये तब सत्य है जब दोनों आवेश कहाँ हो, वायु या निर्वात में हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है एप्सिलॉन 0 जो है, एप्सिलॉन 0 बोलिए या एप्सिलॉन नॉट बोलिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, क्या है, विद्युतशीलता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। एक एक बात को बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, या माध्यम की कोई विद्युतशीलता होती है कि नहीं होती है। अगर निर्वात की विद्युतशीलता होती है तो ये किस प्रकार की होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से इतना इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। अगर ये हमने बोला दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो तो ये स्थिति होगी। अगर क्या है कि दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं, मान लेते हैं कि दोनों आवेश क्या है, एक बीच में कांच रख दिए, एक तरफ एक आवेश रख दिए, दूसरी तरफ दूसरा आवेश रख दिए। हो सकता है कि बीच में कोई क्या कर दिए, जल रख दिए, एक तरफ एक आवेश, दूसरी तरफ दूसरा आवेश, ऐसे रख दिए, ठीक है। तो क्या होगा F की वैल्यू, तो F बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। ये K जो होगा, ये दूसरा K है, ये आपका कैपिटल K है, मैं इसको स्मॉल K कर देता हूँ। अब सही है, एप्सिलॉन नॉट K बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये सूत्र जो होगा ये किसके लिए होगा, क्या हुआ, R स्क्वायर। ये सूत्र जो होगा ये माध्यम के लिए होगा। यदि दोनों आवेश कहाँ रखे हो, दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हो, किसी माध्यम में रखे हो,
यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हो। अगर दोनों आवेश माध्यम में रखे होंगे तो इसको कहते हैं एक्साइलन नॉट के को कहते हैं, एक्साइलन नॉट के को कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या होती है? विद्युतशीलता होती है, माध्यम की विद्युतशीलता होती है। ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे कि एक्साइलन नॉट के बराबर माध्यम की विद्युतशीलता होती है। और यहाँ से एक बात और समझिएगा, एक्साइलन नॉट के को हम एक्साइलन भी लिखते हैं या एक्साइलन एम लिख सकते हैं, एक्साइलन एम लिख सकते हैं। क्या है? एक्साइलन एम लिख सकते हैं। विद्युतशीलता किसकी? माध्यम की, मीडियम की विद्युतशीलता। ठीक है ना। तो एक्साइलन एम, एक्साइलन, या कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं एक्साइलन आर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एक्साइलन आर। तो एक्साइलन लिखा हो, एक्साइलन एम लिखा हो या एक्साइलन आर लिखा हो, ये सदैव किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो माध्यम की विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? माध्यम की विद्युतशीलता को। और यहाँ से अगर गणना करें तो बताइए एक्साइलन नॉट के बराबर हम बोल रहे हैं कि एक्साइलन लिख सकते हैं। तो इसको इसके नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एक शब्द हो जाएगा एक्साइलन अपान एक्साइलन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? के। बोलिए हो जाएगा कि नहीं जी? इसी को इसके नीचे कर देंगे तो एक्साइलन अपान एक्साइलन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? के। और के होता है परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम लिखिए तो हेडिंग डालिए कूलाम का नियम जल्दी। कूलाम्स लॉ, इंग्लिश हो जाएगी कूलाम्स लॉ। हो गया? ए बतियाओ मत, यहाँ लिखो कूलाम्स लॉ। ठीक है, देखिए लिखिए तो, लिखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखिए, फिर उसके बाद से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, फिर लिखवाएंगे सिद्धांत को। ठीक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो आवेशों के बीच, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो आवेशों के बीच, हो गया जी, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के संबंध में कुछ नियम दिए, कार्य करने वाले वैद्युत बल के संबंध में कुछ नियम दिए। हो गया? इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए है ताकि आपको थोड़ा सा कूलाम के बारे में जानकारी रहे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लिखना बंद कर दीजिए, तनी स्टोरी सुन लीजिए, स्टोरी सुनने को 1.5 दिन हो गया। तो क्या है कि वास्तविक रूप में कूलाम के नियम के बाद से ही ना आवेश को एक नई पहचान मिली। ठीक है। कूलाम ने जब अपना नियम दिया तो आवेश को समझिए कि आवेश का वास्तविक महत्व तब समझ में आया कि किस प्रकार से किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहा है। ठीक है। इसीलिए खुश होकर के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई साहब इनके मात्रक को ही कूलाम कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इनके मात्रक को हम कूलाम कहते हैं। खोजकर्ता कौन है? आवेश के खोजकर्ता कौन है? थेल्स है। कौन है? थेल्स है। सबसे प्रारंभिक आवेश की पहचान करने वाले व्यक्ति थे थेल्स। उसके बाद जो अंबर से जो प्रयोग किए थे वो, ठीक है, उनसे रगड़ के, ठीक, उसके बाद से इनके कुछ नेचर्स को एक्सप्लेन किया, जो मुख्य नेचर है, आवेश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, ये सारी बातों का विस्तृत ज्ञान किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो कहा गया कि चलिए भाई आप भी खुश रह लीजिए, इनके नाम पर एक ने ज़्यादा एक्सप्लेन किया, एक ने, कूलाम ने अहम भूमिका निभाई, तो इनके नाम पर इनका एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया कूलाम। ठीक है। अब क्या है कि अब ज़्यादा उसके बाद से कुछ इनके बेसिक योगदान फ्रैंकलिन के द्वारा रहे, तो सीजीएस पद्धति में इनके मात्रक को क्या कर दिया गया? फ्रैंकलिन। लेकिन कुछ वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या कर दिया गया होगा? स्टेट कूलाम। अब यही में से कोनो को मॉनिटर बना दें तो वो कहेगा कि नहीं सर जी हम होकर मॉनिटरी वाली बात नहीं मानेंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि जब उसका मॉनिटरी वाली बात नहीं मानेगा तो ठीक है, तुम्हारे लिए मॉनिटर वो रहेगा, हम भी कहेंगे तुम्हारे लिए मॉनिटर वो रहेगा, हमारे लिए मॉनिटर ही रहेगा।
है ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही सीजीएस पद्धति में इनके दो मात्रक हो गए, स्टेट कूलाम या फिर क्या है, फैक्लिन, ठीक है। और इसी प्रकार से फैराडे ने भी आगे बहुत सारी चीज़ें इनके आवेशों के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। तो ये आगे की टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया तो इनके सबसे बड़ा मात्रक बना दिया गया कि भाई तो सबसे बड़ा मात्रक रहो फैराडे, ठीक है। तो फैराडे इनके सबसे बड़े मात्रक है। इतना हो गया, ये पूरे पॉइंट हो गए ना। अब इसके बाद से लिखिए तो कूलाम के अनुसार, ऐसे लिखिए कूलाम के अनुसार, नहीं अब तो सिद्धांत बोल रहे हैं ना, ये कूलाम के सिद्धांत क्या है अब बोल रहे हैं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कूलाम के अनुसार और डैश देकर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार डैश देकर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए। कूलाम के अनुसार डैश दीजिए, डबल इन्वर्टेड कामा लगाइए और लिखिए। बोले जी, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो गया। वैद्युत बल एकदम धीरे धीरे लिख रही हैं सब, ठीक है। किन्हीं दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डबल इन्वर्टेड कामा ऑफ कर दीजिए कि बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए आपके लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए, एक एक बात सीखते जाइए, आगे से आप ही से लिखवाएंगे हम ना, इसलिए एक एक बात सीखते जाइए क्योंकि आपको आदत बनी रहनी चाहिए। एग्जाम में आपको लिखना है, हमको तो लिखना नहीं है, ठीक है। लगेंगे आप भाई छोटे मोटे स्टेटमेंट को रटने तो उसमें हो जाएगा टाइम बर्बाद। तो हमें आप ही को सिखाना है। तो पहली बात ध्यान से समझिए कैसे लिखते हैं। पहली बात तो ऊपर की जो 2 लाइन इंट्रोडक्शन दिए हैं उसको लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए हमने दिया है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आपको सीधे कूलाम के अनुसार बात करनी है, ठीक है ना। कूलाम के नियम में कूलाम के अनुसार बात करनी है, ऐसे कूलाम के अनुसार बात कर देंगे। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे ये बात समझिए। कहेंगे उसके बाद से जब कूलाम का सिद्धांत हमारा हो गया तो उसके बाद से लिखेंगे कि माना Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ठीक है। माना Q1 Q2 दो आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर, r दूरी पर स्थित है और इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल वैद्युत बल, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F हो तो लिख करके डैश दे देंगे। इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल F हो तो लिख करके डैश दे देंगे, ठीक है ना। इतना तो सब लोग कर सकते हैं। क्या बोलेंगे कि माना Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। Q1 Q2 दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है और इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल जो है वो F है। तो डैश देकर छोड़ देंगे, फिगर बनाएंगे, अच्छे से फिगर बनाएंगे सुंदर सा, ठीक है। इसके भी फिगर बनाने के बाद से लिखेंगे कूलाम के नियम से। किससे लिखेंगे, कूलामवा के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको समीकरण 1 मानेंगे, F प्रोपोर्शनल 1/r² समीकरण 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। यहाँ तक लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ तक लिखेंगे, फिर हमसे बतियाएंगे, ठीक है ना।